गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के लिए अपने चैनल पे एक नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ। ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो। आजकल हर कॉम्पिटिशन्स में कंप्यूटर से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, जो नॉर्मल ऑफिस में आपको कंप्यूटर इंजीनियर नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हों, लेकिन एटलीस्ट इतनी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि कंप्यूटर को आप ऑपरेट कर सकें, कंप्यूटर क्या है उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकें, और ऑफिस में कंप्यूटर को क्यों लगाना जरूरी होता है आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकें, और उससे अपने काम करने को आप प्रेफर करें कि आप कंप्यूटराइज चीज़ों को करें, फाइल्स को आप कंप्यूटर पर रखना प्रेफर करें अगर आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता हो तब। अगर आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है तो आप उन चीज़ों को नहीं करेंगे, उनका अपोज करेंगे। तो हर कॉम्पिटिशन्स में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द चैनल पे मैं देखता हूं कि सीधे सीधे आपको क्वेश्चन आंसर बताए जाते हैं और उन क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लेते हो। उससे कोई फायदा नहीं होता। क्वेश्चन आंसर याद कर लेने से आपको हो सकता है कि चीजें याद हो, लेकिन अगर जरा सा स्लिप करेगा तो आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको उसका आइडिया नहीं लगता है। तो बेटर यह है कि हम लोग चीजों को थोड़ा थोड़ा समझते भी चलें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर अपना तैयार करें। तो मैं इस चैनल पे डेली आपका 5 से 10 मिनट का ही समय लिया करूंगा, थोड़ा सा बस एक टॉपिक में डिस्कस किया करूंगा जिसमें उस टॉपिक को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसी चैनल पे हम क्वेश्चंस बना के भी आपको देते रहेंगे। तो पहले आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि एक्चुअली जो चीज़ आप क्वेश्चन आंसर में याद कर रहे थे वो आपको समझ में भी आए कि वो चीज़ क्या होती है, तो आपसे गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आपसे सबसे पहले जो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और नोटिफिकेशन आप ऑन कर देंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी चैनल पे आपके इस तरह के वीडियो पढ़ते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे, वो आपके लिए ही हेल्पफुल है। ठीक है, और अगर आपको पसंद आएगा तो आप आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो चीज़ मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताने कि एग्जैक्टली कंप्यूटर क्या होता है। अब जैसे ही हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कंप्यूटर क्या होता है, और अगर हम क्लास में बैठे हैं तो वो सोचने लगता है कि कंप्यूटर क्या होता है, जबकि अगर हम उससे पूछे टीवी क्या होता है, टेलीविजन क्या होता है, साइकिल क्या होता है, मोटरसाइकिल क्या होता है, वो तुरंत बता देता है। लेकिन जब आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है तो आपके दिमाग में ये चलने लगता है कि ये तो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ है, कुछ मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं। एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर आज एक ऐसी डिवाइस हो गई है कि हर घर में अवेलेबल है और सभी कोई उसको यूज कर रहे हैं, और जो लोग कंप्यूटर्स को नहीं यूज कर रहे थे एटलीस्ट वो मोबाइल तो यूज कर ही रहे हैं। तो कुछ बेसिक वर्क जो कंप्यूटर में बिगिनर्स करते थे ऑफिस पर्पज के लिए, वो तो आप मोबाइल में भी करते हैं। यहाँ भी आप फाइल सेव करते हैं, फाइल ओपन करते हैं, फाइल एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे भी होती हैं। तो कंप्यूटर को जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन बी यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या कहा? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन बी यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये एक ऐसा डिवाइस है जो लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो तुरंत आपके दिमाग में उठेगा कि ये तो कैलकुलेटर भी करता है, तो फिर इसको कंप्यूटर को कहने की क्या मतलब है। तो इसके डेफिनेशन में इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आगे कहा जाता है इट कैन बी प्रोग्राम्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। जो कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्यूटर को हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। मतलब हमको जिस तरह का चाहिए वही कंप्यूटर आप खरीदते हो, इस पे आप इंटरनेट यूज करते हो और आप फाइल्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हो, या साइबर कैफे वाला यूज करता है, उन लोगों का मेल एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। इसी कंप्यूटर को आप बैंक में लगा देते हो और इससे आपका पैसा जमा हो जाता है, पैसा निकल जाता है, सारा काम होता है। यही कंप्यूटर रेलवे में लग जाता है तो रेलवे रिजर्वेशन का काम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर वही है, फिर अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम बीइंग लोडेड इन दैट। जो प्रोग्राम इसके अंदर लोडेड है उस प्रोग्राम के हिसाब से ये काम कर रहा है। तो वी कैन प्रोग्राम द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। कैलकुलेटर में हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन बी यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इट कैन बी प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट
एंड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी। कैलकुलेटर में भी हम रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी उसकी बहुत लिमिटेड होती है। कंप्यूटर में मेमोरी बहुत वास्ट होता है, इसमें हम बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो जो भी हमारा कैलकुलेशन का रिजल्ट है उसको हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, जिससे फर्दर हम उसको यूज कर सकें। अब कंप्यूटर क्या होता है, ये डेफिनेशन तो आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। जनरली जो एग्जामिनेशन पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे अपने आप आपको लगेगा कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर कई तरह के होते हैं, तो क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और जब हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ विच वी क्लासिफाई द पर्टिकुलर थिंग। तो कंप्यूटर को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया, तो कई तरीके होते हैं। एक क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है डिजिटल, एनालॉग एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल और एनालॉग में पहले डिफरेंस समझ लीजिए। जैसे अगर आप ये घड़ी देख रहे हैं, ज्यादातर लोग इसी तरह की घड़ी पहनते हैं, इसको हम कहते हैं एनालॉग क्लॉक। और एक घड़ी होता है जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी कहते हैं। एग्जैक्टली वही क्या है, डिजिटल क्लॉक है। उसमें जब टाइम बताता है तो क्या बताता है, और यहां पे जब टाइम बताता है तो कैसे बताता है। तो दोनों में फर्क क्या हो जाता है, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो डायरेक्टली किसी फिजिकल फेनोमेना को सेंस करते हैं, जबकि डिजिटल में हम एग्जैक्ट 0 और 1 की बात करते हैं। और जब भी आप देखो प्रिसीजन की बात जो होती है, एक्यूरेसी की बात होती है, तो डिजिटल में एक्यूरेसी आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। डिजिटल में एक्यूरेसी कैसे ज्यादा मिल रही है, जैसे अगर घड़ी में ही टाइम है, ये अगर टाइम दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे 10:10 हो रहा है, कोई कह देगा 10:15 हो रहा है। बहुत एक्यूरेट बताओगे तो 10:12 बताओगे। जब ये टाइम दिखाई दे रहा है तो आप क्या बताओगे, 10:15 4 सेकंड भी बता सकते हो। 4 सेकंड जनरली कोई बताता नहीं है, हंसी का पात्र बनेगा, लेकिन आप चाहो तो बताओ, क्योंकि 4 सेकंड भी दिखा रहा है। तो एक्यूरेट ये 10:15 4 सेकंड बता रहा है, जबकि ये नहीं बता रहा है। ये एनालॉग है, ये डिजिटल है। जैसे आप कहते हो आज बहुत गर्मी है, अब बहुत गर्मी का मतलब क्या हुआ, और थर्मोमीटर से जब टेम्परेचर चेक करते हो तो कहते हो कि आज का टेम्परेचर जो है 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड और बहुत गर्मी है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हो सकता है आपको गर्मी ज्यादा लगती हो तो आप बहुत गर्मी कह रहे हो, मुझे गर्मी नहीं लगती है तो मैं कहूंगा कि गर्मी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर मेरे लिए भी 39 डिग्री होगा और आपके लिए भी 39 डिग्री होगा। तो ये तो जनरल चीजें होंगी। तो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर जो डिजिट्स पे, डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, ऐसे कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं एनालॉग सिग्नल पे काम। नॉर्मली जो कंप्यूटर हम लोग आज यूज करते हैं वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग। तो हमारे कंप्यूटर जो आज हैं वो डिजिट्स पे भी काम कर रहे हैं और एनालॉग सिग्नल पे भी काम करते हैं। एनालॉग पे कैसे, आज कंप्यूटर को हम बोल के इनपुट दे सकते हैं, हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो सकती है, और वॉइस जो होती है वो एनालॉग सिग्नल होता है। कंप्यूटर से जो आउटपुट आता है वो गाने सुन सकते हैं, आवाज सुनाई दे रहा है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी एनालॉग है। तो इसका मतलब वो कंप्यूटर क्या हो गया, एनालॉग भी हो गया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड। तो डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन डिजिट ओनली, दैट इज 0 and 1। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन physical property, physical phenomena, analog signals, and hybrid computer works on both digit and analog. Done? दूसरा एक क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसमें आते हैं कंप्यूटर मेन, ये साइज के बेसिस पे है, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, फिर आया लैपटॉप, उसके बाद आया पाम टॉप। ये चलते रहते हैं, फिंगर टॉप और ये सब चीज़ें, लेकिन कॉमर्शियल यूज में यही इतनी चीज़ें ज़्यादा चलती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब क्या है, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, अर्ली में ये कंप्यूटर ज़्यादा यूज होते थे। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जहाँ 200-300 लोग एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और सारे लोगों को एक सिंगल सिस्टम पे, एक सिंगल सॉफ्टवेयर पे काम कराना है। इसको हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम भी कहते थे। तो यहाँ पे एक सिंगल मशीन होती थी जिसको हम लोग कंसोल बोलते थे,
और सारा का सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे लोडेड होता था और इससे डिफरेंट टर्मिनल्स कनेक्टेड होते थे और इन टर्मिनल से हम लोग इसको एक्सेस करते थे। जो भी डेटा है यहाँ स्टोर होगा, यहीं से डेटा फेच होकर यहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं पे स्टोर होगा, ये सारे लोग इससे कनेक्टेड होते थे, एक सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट पे काम करते थे। लेकिन कॉस्टली होता था ये और एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता था। छोटे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये फील करते थे कि अगर थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर आता तो हम भी अपने ऑफिस को कंप्यूटराइज कर लेते, और कंपनीज ने भी उनकी डिमांड देखी तो इसी को थोड़े छोटे स्ट्रक्चर में लाया गया और दैट इज कॉल्ड मिनी कंप्यूटर। इसमें एक कंप्यूटर से हम 10 लोगों को भी कनेक्ट कर सकते थे, 20 लोगों को भी कनेक्ट कर सकते थे। ये कॉन्फ़िगरेशन वाइज और सॉफ्टवेयर वाइज ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं था, लेकिन स्ट्रक्चर इसका छोटा था। ये सब चीजें चल रही थी और आपके दिमाग में ये आने लगा कि अगर कुछ ऐसा होता तो हम अपना एक पर्सनल कंप्यूटर रखते, लेकिन ये कंप्यूटर्स को पर्सनल लेवल पे लेना मुश्किल था, काफी कॉस्टली थे। तो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि कुछ सस्ता रेंज एक आ जाता। ये अलग बात है कि जब ये आया था उस समय वो सस्ता रेंज नहीं कहा जा सकता था। 85, 86, 87 इसी के अराउंड ये पर्सनल कंप्यूटर आ रहे थे। उस समय इन कंप्यूटर्स की दाम सपोज करो 1 लाख रुपए थी। तो 87, 88 में 1 लाख रुपए का क्या मतलब होता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप कैलकुलेट करोगे तो करोड़ों में आएगा। आज 1 करोड़ रुपए का कंप्यूटर आप नहीं खरीदोगे चाहे कितना भी रईस हो, ठीक है, लेकिन उस समय कुछ लोग खरीद रहे थे, ठीक है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर, तो लोग ये समझ में, तो इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर कहने का मतलब केवल ये है कि आप डेस्क के ऊपर रख के इसको ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं से माइक्रोसॉफ्ट भी पिक्चर में आया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया और इस तरह से कंप्यूटर डेवलप होने लगे कि आप एक सिंगल कंप्यूटर परचेज करके अपने पर्सनल यूज के लिए इसको यूज कर सकते हो, और इसलिए इनको क्या कहा गया, पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। और डेवलपमेंट होते रहे। पर्सनल कंप्यूटर के बाद लैपटॉप आया। लैपटॉप का मतलब, लैप का मतलब क्या होता है, गोद में रखना, तो मतलब आप पैर पे रख के कंप्यूटर को यूज कर सकते हो। तो इस कंप्यूटर में 2-3 अच्छी चीजें थी कि एक छोटा सा यूनिट होता है लैपटॉप, ठीक है, आप पैर पे रख के भी यूज कर सकते हो, और सबसे बड़ा फायदा होता है ये बैटरी से भी ऑपरेट होता है। तो आपकी ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई कि जहां काम करना है वहां पे पावर सप्लाई भी होना चाहिए। पावर सप्लाई नहीं है तो भी आप इसको यूज कर सकते थे। 2 घंटे 4 घंटे का बैकअप आपको मिल सकता था। फिर थोड़ा और छोटा आया, कैलकुलेटर के साइज का कंप्यूटर है, पाम टॉप उसको कहते हैं। तो ये कंप्यूटर एक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बता के मैं फिर इसको खत्म कर रहा हूं। अपरेंटली जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं उसमें मेन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो अगर आप उसको देखो, इनपुट डिवाइस, ये इतना मेन जो ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का मतलब क्या हो गया कि जब भी कंप्यूटर पे हमें काम करना है वी हैव टू गिव सम इनपुट, और इनपुट देने के लिए हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए। तो वो डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस का बेस्ट एग्जांपल क्या क्या है, कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड और माउस बोथ आर इनपुट डिवाइस। जब भी हमारा प्रोग्राम प्रोसेस होता है और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को देखने के लिए जो स्क्रीन होता है, मॉनिटर होता है, उस पर रिजल्ट दिखाई देता है। और अगर इस रिजल्ट को हम कहीं ले जाना चाहें तो हम फिर उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंट जब होता है तो उसके लिए जो डिवाइस चाहिए होता है वो प्रिंटर होता है। तो आउटपुट डिवाइस में 2 चीजें हो गए, एक मॉनिटर हो गया जिसपे हमको दिखाई देता है, और दूसरा क्या हो गया, प्रिंटर हो गया। तो प्रिंटर और मॉनिटर ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, आउटपुट डिवाइस के। और कीबोर्ड और माउस किसके एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी मैं जनरल एक डायग्राम बता रहा हूं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी प्रोसेसिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सीपीयू की होती है, सीपीयू के थ्रू होती है। सीपीयू को हम कहते हैं कि बिल्कुल ये उसी तरह से फंक्शन करता है जैसे ह्यूमन ब्रेन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन काम करता है। ब्रेन का क्या रोल होता है? चीजों को मेमोराइज करना, याद रखना, डिसीजन लेना। डिसीजन कैपेसिटी जो आपकी होती है वो ब्रेन से ही होती है। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगा, जो कुछ भी स्टोरेज होगा, वो सब कुछ सीपीयू के हेल्प से होता है। जो भी कैलकुलेशन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सीपीयू होता है। सारा डिसीजन मेकिंग आपका यहीं से होता है। और सीपीयू अपने आप में कुछ चीजों को मिला के बना, जिसमें 3 मेन पार्ट्स हैं: एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। जो भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेमोरी का मतलब ये प्राइमरी मेमोरी से है। जिस समय भी प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा होता है, एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग दैट प्रोग्राम मस्ट रिसाइड इन प्राइमरी मेमोरी। वो प्राइमरी मेमोरी में होना चाहिए। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, तो आप बताओगे इट इज द मेमोरी विच इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ रनिंग। जिस समय प्रोग्राम रन कर रहा है सीधे इसको एक्सेस करता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, या सेकेंडरी यूनिट जो होता है, या ऑक्सिलरी यूनिट जो होता है, या ऑक्सिलरी मेमोरी जो होता है, ये एक सेकेंडरी यूनिट है। इसमें जो कुछ पड़ा हुआ है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बीइंग ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी, देन इट इज एक्सेस। जिस भी चीज को एक्सेस करना है वो सेकेंडरी मेमोरी से पहले प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, फिर उसके बाद एक्सेस होगा। इसलिए इसको ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मतलब सहायक होता है। इस मेमोरी के लिए सहायक है। क्यों सहायक है? मेन मेमोरी जो डिजाइनिंग कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। इसकी साइज, जितना साइज इसका होता है उस साइज का अगर मेन मेमोरी कंप्यूटर में लगाना चाहें तो कंप्यूटर की कीमत 50 लाख बढ़ जाएगी। तो ये सस्ता होता है, तो इसमें हम रखते हैं। और दूसरा एक और नेचर होता है, मेन मेमोरी वोलाटाइल नेचर का होता है, जबकि ये नॉन वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ? वोलाटाइल जो चीज़ होगा, वोलाटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि जैसे ही पावर ऑफ होगा उसका कंटेंट वॉश आउट हो जाएगा। जबकि नॉन वोलाटाइल में पावर ऑफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इसमें सेव है वो सेव रहेगा। तो अगर आपको किसी चीज़ को परमानेंटली स्टोर करना है तो यू नीड सम अदर टाइप ऑफ मेमोरी विच इज नॉट योर मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी में कोई चीज़ परमानेंटली स्टोर नहीं होगी, उसके लिए आपको एक सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत होती है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, नाम से क्लियर है कि जो भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन होता है सब कुछ इसी के थ्रू होता है। तो एएलयू को आप क्या कहोगे? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है एएलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, 4 पॉइंट दे देगा, तो उसमें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोलर की तरह से काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेज होते हैं सबकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना। वो कौन सा डिवाइस क्या काम करेगा, कब कौन सा काम करेगा, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो ये जस्ट एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर हो गया कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर क्या होता है और उसके मेन ब्लॉक्स क्या है, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे मैं कुछ और चीजें आपको समझाऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देंगे और लोगों को शेयर भी करेंगे, फ्रेंड्स को जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरा भी मोरल हाई होता है और मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा। मेरा प्रयास केवल यही है कि आपका जो भी कंपटीशन है, जो भी कंपटीशन आप देने जा रहे हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे बैंक हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे एसएससी हो, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आपका गलत ना हो। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप तैयारी करते रहेंगे। रोज 15 से 20 मिनट, 10 मिनट आप समय केवल वीडियो देखने में लगाएं, चीज़ों को नोट डाउन कर लें, और जब जब आपको कुछ क्वेश्चंस पेपर या कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा उसको आप अपने पास रखते रहेंगे, तैयार करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि केवल क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ भी जाओगे। ठीक है।